हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे आज बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया कि आखिरकार आप अंतिम दिनों में क्लास 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें। जी हां, यूपी एमएसपी के द्वारा जारी किया गया ये टिप्स है और इसी टिप्स के माध्यम से आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो भी 16 फरवरी के लिए। और इसी टिप्स पर ही मैं आपको पूरी अब मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। जो उन्होंने बोला है, जिस प्रकार से यूपी बोर्ड ने बताया है, सेम टू सेम पैटर्न पर हम लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं। जो भी वीडियो रहेगी वो पूरा यूपी बोर्ड के बताए गए टिप्स पर ही हम लोग पूरा तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और मैं पूरा तैयारी करवाने वाला हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए यार, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, एकदम मौज मस्ती के साथ। चाहे यार जीव विज्ञान हो, चाहे आप भौतिक विज्ञान की बात करें। आप लोग देखते होंगे कि ना आपको मानव जन समझ आता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है आप लोगों को। हाँ, और वहीं पे अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, कहते हैं सर इसमें तो साला डीएनए पूरा है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल टेंशन ना ले यार, बिल्कुल मत लीजिए। वहीं पर अगर क्लास 12th केमिस्ट्री की बात करें, रिएक्शन है, अरे सर रिएक्शन है, हम लोग कैसे करेंगे भाई, पूरा डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स में आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े ना, लास्ट के अंतिम दिन में तैयारी करवाएंगे। और सबसे पहले हम लोग हिंदी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक एक करके वीडियो देखने वाले हैं। सारे वीडियोस आपको आपके चैनल एसकेएम स्टडी में मिलेगी, ठीक है ना। सो यार प्लीज यार एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है आप लोगों को, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी तैयारी करनी है। यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। इसका जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाके आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, बोर्ड ने सिर्फ सबसे पहले पॉइंट ये बताया है कि हिंदी विषय में गद्य, पद्य, कथा, साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य खंड, काव्य एवं निबंध सम्मिलित है। यानी जो हिंदी विषय है, आपका हिंदी सब्जेक्ट है क्लास 12th का, इसमें गद्य भी शामिल है जो कि गद्यांश, और पद्य जो कि पद्यांश। अब गद्य से आपका गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है और इसी से आपके बहुविकल्पी भी आते हैं। उसके बाद कथा साहित्य मतलब आप देखते होंगे जैसे कि पंचलाइट कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, ये सारे कथा साहित्य है। और संस्कृत खंड से भी आपके श्लोक और गद्यांश पद्यांश आते हैं। व्याकरण, रस, छंद, अलंकार जो भी रहते हैं, काव्य, सौंदर्य, काव्य खंड एवं निबंध शामिल होते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय पर उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझकर पढ़े। ये बोर्ड बोल रहा है भाई साहब कि आप लोग उसको रटो मत, समझ के पढ़िए। मैं एक एक टॉपिक करके आपको समझा के पढ़ा दूंगा, तो हिंदी की पूरी 16 फरवरी तैयारी हो जाएगी यार, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एसकेएम स्टडी जब आपके साथ हो तो काहे की चिंता है यार, चिंता मत लो, पूरी मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए एक एक करके आप पॉइंट देखिए। सबसे पहला उन्होंने ये पॉइंट दिया है कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। क्योंकि रस, छंद, अलंकार जो है यह आपके बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको आपको याद करना है। उसके बाद ये बोला गया है यहाँ पे, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाएं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझे तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई भी गद्य के लेखकों की रचनाएं को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं मनु वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप गीत वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, या अशोक के फूल वाला पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते समय आप सोचिए कि अगर यहाँ पे लिखा गया है कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जन को जो भूमि है वो समान रूप से प्यार करती है। तो उसको समझिए कि यार जिस प्रकार हमें मम्मी होती है, वो मम्मी क्या करती है कि कितना भी उसके पास बच्चे रहे उन सबको वो समान प्यार देती है। उसी प्रकार माता जो भूमि है, इस पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको सभी को क्या करता है, समान भाव से प्यार देती है। तो उसको थोड़ा समझिए, ठीक है ना। क्रिएटिविटी अपने अंदर लाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। रटेंगे तो यार भूल जाएंगे, ठीक है ना। ये बोर्ड खुद बता रहा है और बोर्ड में एक्सपर्ट बैठे होते हैं। उसके बाद संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर ले और अभ्यास करें। संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभिन्न और विभक्ति परिचय, समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भलीभांति समझ लें एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धि का अभाव रहे, ठीक है ना। उसके बाद
लोकोक्तियां और मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अपने शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें। जैसे लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपका आता है 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर का। अनेकार्थी के लिए एक शब्द, जैसे कि दे देगा कि आप चलिए बताइए जल के अनेक शब्द आप बताइए, नीर के अनेक शब्द बताइए, तो यहाँ पे वो दे देता है। तो ये मैं आपके एक वीडियो में मैं करवा दूंगा, आपको ज्यादा नहीं, बस एक वीडियो में खत्म, 1 शॉर्ट वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना, ताकि आप यार आपके पास केवल देखेंगे तो 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ, और इसी 10 से 15 दिन में आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है, ठीक है ना। नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। उसके बाद परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले कि जो आपके गत वर्ष मतलब जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं पूछे गए हैं, अब पिछले आप 3 साल के भी पढ़ लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पिछले 3 साल के पेपर आप सॉल्व कीजिए। अब ये 3 साल के प्रश्न कहाँ पाएंगे सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ, डेली आपके लिए हिंदी की एक वीडियो आएगी, वो भी पिछले साल के पेपर रहेंगे, गत वर्ष पूछे गए प्रश्न पत्र और जो आदर्श प्रश्न पत्र। अब भाई साहब ये आदर्श प्रश्न पत्र कहाँ मिलेगा, एसके मिश्रा मिलने वाला है, जो आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2023-24 मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। 2023 के लिए जो अभी लॉन्च किया गया है, आज ही लॉन्च किया गया है, ये मैं आपको फुल सोल्यूशन बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, पहले आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। पहले भाई साहब आपको प्रश्न पत्र समझना है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तत्परक स्पष्ट लिखें और प्रयास करें कि व्याकरण और वर्तनी संबंधित अशुद्धियां ना हो। यानी कि जो आप हिंदी लिख रहे हैं कोशिश करें कि भाई हिंदी शुद्ध होनी चाहिए। अब जैसे लिखना है आपको, जैसे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जैसे आपको लिखना है सृष्टि, क्या लिखना है सृष्टि, तो आप ऐसे सृष्टि को लिखेंगे, ऐसे सृष्टि को लिखेंगे जो कि आपका क्या है रॉन्ग। यहाँ पे आपको इस प्रकार से सृष्टि को लिखना है, ऐसे आपको लिखना है सृष्टि, ठीक ना, इस प्रकार से आपको सृष्टि लिखना है। तो ये जो गलतियां आपको नहीं करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको लेखक का जीवन परिचय कैसे याद करना है। देख लीजिए यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय लिखते समय ये फ्लो चार्ट का आप लोग प्रयोग करना है। जैसे कि भारतेंदु का जन्म, अब भाई साहब भारतेंदु का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या है, माता पिता का नाम, इनकी भाषा कौन सी है, इनकी मृत्यु और इनकी रचनाएं क्या क्या है। आपको ये चार्ट फॉलो करके ही आपको याद करना है। फिर इसके बाद लिखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म यहाँ पे हुआ था, इस स्थान पर हुआ था, इनके माता पिता का नाम ये है, इनकी ये भाषाएं थी, खड़ी हिंदी साहित्य भाषाएं थी, जो भी आप लिख सकते हैं, प्रमुख रचनाएं, इनकी मृत्यु तिथि क्या थी। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय याद करना है, जो कि भाई साहब यूपी बोर्ड खुद बता रहा है, कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे, उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान दे। अब भाई साहब जैसे मान लीजिए अब पूछा है कि आप लोग लिखिए जीवन परिचय लिखिए 80 शब्दों में, और मैं आपको 5 नंबर देने वाला हूं। अब ये 80 जो शब्द हैं वो आपके 2 पेज में हो जा रहे हैं, और आप क्या करें, इसी 80 शब्द को 80 शब्द ना लिख के आप लिख रहे हैं 200 शब्द, और कितने में लिख रहे हो आप लोग, 5 पेज में लिख रहे हो। तो भाई साहब वो बोला है 80 शब्द 2 पेज में लिखने के लिए, तो आप 200 शब्द लिख रहे हो 5 पेज में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 5 नंबर से वो आपको 10 नंबर दे देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। 5 नंबर है तो आपको 5 ही नंबर देगा, चाहे आप 10 पेज नहीं 100 पेज लिख दीजिए। अब बहुत बच्चे क्या है, बोला है 80 शब्द में लिख रहे हैं 20 शब्द में 2 लाइन लिख दिए, तब भी आपका गलत है, तब आप 5 नंबर नहीं पाएंगे, बल्कि 1 या 2 नंबर पाएंगे बस। तो यही वो बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ने और प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर ही आपको उत्तर देना है। जब आप पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न को हल कर रहे हैं, जैसे पैराग्राफ आधारित मतलब कि प्रश्न का मतलब ये है जैसे गद्यांश पद्यांश को आप हल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि भाई साहब ये सही मैं उत्तर दे रहा हूं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत मैं उत्तर दे रहा हूं, तो भाई साहब कतई आपको नहीं करना है, वो चीज बिल्कुल आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले उसको समझिए, उसके बाद उसका उत्तर
देना शुरू कीजिए। उसके बाद है उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियम एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें। अब ये पूर्ण विराम क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो ये लास्ट में लगा हुआ है, जो सेंटेंस जहाँ पे खत्म होता है उसे हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय, अब यहां पे देखिए मेजर पॉइंट है एकदम, जब प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं तो इसके लिखते समय प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ ही संक्षिप्त शब्दों में लिखिए। आपको प्रश्न पत्र भी लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई साहब आपको लिखना आता है, अगर आपको सही पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नंबर वह आपको 1 नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे बोल दे रहा है कि आपको एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करके ही प्रश्न पत्र को, जब आप उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र को लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण का कुछ बिंदुओं को विभाजित कर लेना चाहिए। अब देखिए जब निबंध लिख रहे हैं तो आपको निबंध कैसे लिखना है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको निबंध कैसे लिखे बोर्ड में, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र लिखने का सीक्वेंस क्या होता है, जो कि बोर्ड के द्वारा बताया गया है, सेम टू सेम बताऊंगा इसी प्रकार ना, जैसे उन्होंने बोर्ड ने बोला है। प्रस्तावना लिखना है, फिर आपको विषय जैसे विस्तार और उपसंहार के बारे में बताना, जैसे आप लिख रहे हैं प्रदूषण पर निबंध, तो प्रस्तावना सबसे पहले दीजिए, प्रदूषण के बारे में बताइए। उसके बाद आप लोग, अब देखिए यहाँ पे विषय, विषय मतलब कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद प्रदूषण को कैसे कम करेंगे और उपसंहार लास्ट में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। क्लियर है। संस्कृति खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखना है। यानी कि जो आप संस्कृत खंड पर आधारित जो आप लोग संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिख रहे हैं भाई साहब, उसको साफ साफ लिखिए। ये नहीं भाई साहब कुछ भी गोंच गांच दीजिए, ऐसा नहीं करना है। बोर्ड खुद बोल रहा है और इस नियम का जरूर फॉलो करना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप जिस जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य है, यानी कि आपके जिले के अकॉर्डिंग ही खंड काव्य पूछा जाएगा और अपने खंड काव्य अपने जिले के अकॉर्डिंग ही करिएगा। आपके लगभग 6-7 खंड काव्य है, मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं एक दिन पूरा मैं वीडियो ही अपलोड कर दूंगा और उसी प्रकार से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये यूपी बोर्ड द्वारा बताया गया है कि आपको किस प्रकार से हिंदी की तैयारी करनी है, और इसी से यानी कि जैसे इन्होंने बताया है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो बचे हुए अंतिम दिन है भाई साहब, मैं तैयारी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा ना। एसकेएम स्टडी भाई साहब चैनल को फॉलो कीजिए। अरे अच्छा लगेगा तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसा नहीं मतलब देखिए यार टीचर्स तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत हैं, लेकिन आपको मेन वो चीज फॉलो करना है, वही आपको पढ़ के जाना है जो कि बोर्ड में आए। ऐसे प्रश्नों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जो कि आपके बोर्ड में आने वाला नहीं है। अगर बोर्ड ने बोला है कि रस छंद अलंकार पढ़ना है, रस छंद अलंकार मैं पढ़ाऊंगा। बोर्ड ने बोला है कि आपको पिछले साल का पेपर पढ़ना है, मैं पिछले साल का पेपर पढ़ाऊंगा। बोर्ड ने बोला है कि अच्छे से आपको निबंध लिखना है, मैं आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा। बोर्ड ने बोला है कि प्रार्थना पत्र आपको अच्छे से लिखना है, तो मैं प्रार्थना पत्र भी अच्छे से लिखना सिखाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। एसकेएम स्टडी आपके साथ है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।